नमस्कार साथियों, मैं राम प्रताप शर्मा। आज शैक्षिक तकनीकी के अर्थ प्रकृति क्षेत्र उद्देश्य एवं विकास के विषय में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षा का सामान्य परिचय देखते हैं। शिक्षा मानव विकास का मूल साधन माना जाता है और इसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान व कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा पहले जो है, जब शिक्षा का इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, तो व्यक्ति जो है असभ्य थे, बर्बर थे और जो है उनके अंदर सामाजिकता की भावना विद्यमान नहीं थी। किंतु शिक्षा के द्वारा ही असभ्य से व्यक्ति सभ्य और सुसंस्कृत एवं आज योग्य नागरिक बनने में सफल हुए हैं। यद्यपि यह कार्य मनुष्य के जन्म से प्रारंभ हो जाता है और आजीवन भर चलता रहता है। इसलिए समाज में शिक्षा की यह प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। सीखने सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा कहलाती है। शाब्दिक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ है सीखना और सिखाना और इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की क्रिया। अंग्रेजी के एजुकेशन शब्द का अर्थ है कि बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। जैसा कि आप जानते हैं, एजुकेशन शब्द जो है अ, ईंधन ड्यूको से मिलकर के बना हुआ है। ई का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर की ओर, यानी अंदर से बाहर की ओर प्रकट करना। शिक्षा को अनेक रूपों में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर हम कुछ विद्वानों की परिभाषा को इसके अंतर्गत रखते हैं। नंबर 1 है ओटावे। ओटावे के अनुसार शिक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया व्यक्तियों और सामाजिक समूहों की अंतःक्रिया है, जो व्यक्तियों के विकास के लिए कुछ निश्चित उद्देश्यों से की जाती है। दूसरी परिभाषा हम पेस्टोलॉजी की देखते हैं, जो कि स्विस शिक्षा शास्त्री थे। इनकी परिभाषा बहुत ही सरल है कि शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस और प्रगतिशील विकास है। हम एक मुख्य परिभाषा हर्बर्ट स्पेंसर की भी देखते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने बहुत ही सरल शब्दों में कहा कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। प्रोफेसर रमन जी ने शिक्षा के स्वरूप एवं कार्य दोनों को समाहित करते हुए उसे परिभाषित किया कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सो उद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अब हम शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में देखते हैं। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा की प्रकृति एवं विशेषताओं के संबंध में विद्वानों ने विभिन्न दृष्टिकोण अपनाया है। जैसे नंबर 1, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसमें 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक सीखने वाला, दूसरा सिखाने वाला और तीसरा सीखने सिखाने की सामग्री अथवा क्रिया। नंबर 2, व्यापक रूप में शिक्षा की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, किंतु संकुचित अर्थ में यह केवल विद्यालयों तक सीमित होती है। नंबर 3, शिक्षा स्व उद्देश्य प्रक्रिया है। इसके उद्देश्य समाज द्वारा निश्चित होते हैं और विकासोन्मुख होते हैं। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विषय सामग्री अति व्यापक होती है, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित पाठ्यचर्या तक ही सीमित होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा की विधियाँ अति व्यापक होती हैं, परंतु संकुचित अर्थ में निश्चित हो जाती हैं। शिक्षा का स्वरूप समाज के धर्म, दर्शन, उनकी संरचना, उनकी संस्कृति, शासन तंत्र, अर्थतंत्र और वैज्ञानिक प्रगति आदि अनेक तत्वों पर निर्भर करती है। यदि शिक्षा की प्रकृति जो है वह हमेशा गतिशील ही होती है। इसलिए इसको हम गतिशील तथा सामाजिक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। हम तकनीकी का सामान्य परिचय जानेंगे कि भाई तकनीकी है क्या। तकनीकी शब्द अंग्रेजी के टेक्नोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। टेक्नोलॉजी ग्रीक भाषा के टेक्निकॉस शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ है कला। अ, अतः तकनीकी का सामान्य अर्थ है कला या शिल्प। इसे तकनीकी विज्ञान भी कहते हैं। इस प्रकार विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है। इसका संबंध कौशल और दक्षता से है।
यानी तकनीकी शब्द जहाँ पर इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब इसमें 2 चीज़ें समाहित हो जाती हैं, एक स्किल और दूसरा एक्सपर्ट। यह एक परिवर्तन है जो स्वयं निर्माण है और उत्पादन में सहायता करती है। सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि वैज्ञानिक ज्ञान का व्यावहारिक रूप में प्रयोग तकनीकी कहलाता है। ब्लूमर ने बहुत ही सरल और संक्षिप्त परिभाषा दी है कि वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी विज्ञान है। टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थियरी ऑफ द प्रैक्टिकल इन। ऑफिस के शब्दों में विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है। ऑफिस ने बहुत ही शार्ट परिभाषा दी कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आर्ट इज टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान का कला में प्रयोग तकनीकी है। एप्लीकेशन ऑफ साइंस इन आर्ट इज टेक्नोलॉजी। अतः कहा जा सकता है कि जब व्यवहारिक कार्यों में वैज्ञानिक ज्ञान ज्ञान का प्रयोग किया जाता है तब इसे तकनीकी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कोई भी प्रयोगात्मक कार्य जिसमें वैज्ञानिक सिद्धांतों अथवा ज्ञान का प्रयोग किया जाए तब इसे तकनीकी कहते हैं। अतः यह एक प्रणाली है जिसके द्वारा अंतर संबंधित तथ्यों को वैज्ञानिक ढंग से सुव्यवस्थित किया जाता है और इस प्रकार वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। अब हम तकनीकी की प्रकृति एवं विशेषताओं के बारे में थोड़ा-सा चर्चा करते हैं कि भाई तकनीकी का आधार जो है वो विज्ञान होता है, तकनीकी समाज के विकास का आधार होता है और तकनीकी का संबंध कौशल और दक्षता से होता है। दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान तकनीकी के माध्यम से ज़्यादा सरल हो जाता है। तकनीकी का शिक्षा में प्रयोग से नए सिद्धांत एवं मॉडल का प्रतिपादन हो जाता है। जैसे कि हम वर्तमान समय में शिक्षा और तकनीकी में संबंध देखते हैं तो शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने और सिखाने वालों के बीच अंतःक्रिया होती है। तकनीकी टेलीविज़न कंप्यूटर व इंटरनेट आदि इन पर जो है अंतःक्रिया को व्यापक रूप देने के लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आज टेलीविज़न पर प्रसारित शिक्षा संबंधी कार्यक्रम दूर बैठे लोग एक साथ देख सकते हैं। कंप्यूटर पर किसी विज्ञान संबंधी सीडी लगाकर उसकी सामग्री को समझ सकते हैं और इंटरनेट के द्वारा भी अद्यतन जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी तरफ शिक्षा द्वारा व्यक्तियों को तत्कालीन तकनीकी का ज्ञान होता है और इस प्रकार तकनीकी का ज्ञान सुरक्षित रहता है। इसी के साथ तकनीकी ज्ञान प्राप्त कुछ व्यक्ति इस क्षेत्र में शोध कार्य करते हैं और नए-नए आविष्कार करते हैं जिससे तकनीकी के क्षेत्र में विकास होता है। मामला एकदम ज़ाहिर है कि वर्तमान युग में शिक्षा द्वारा तकनीकी के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है और तकनीकी द्वारा शिक्षा के प्रसार में निरंतर तेज़ी आ रही है। वर्तमान में ये एक दूसरे पर निर्भर हैं और ये अंतर्निर्भर भी हैं। आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भारी विस्फोट हुआ है। विज्ञान की खोजों और आविष्कारों ने हमारी अनेक पुरानी मान्यताओं को बदल दिया है। आज हमारे जीवन के सभी क्षेत्र विज्ञान से प्रभावित हैं। यहाँ तक कि धर्म और दर्शन की व्याख्या भी विज्ञान के आधार पर किया जाने लगा है। तब शिक्षा विज्ञान के प्रभाव से कैसे बच सकती है? आज शिक्षा के प्रत्येक पहलू पर वैज्ञानिक विधि से विचार किया जाता है। आज चाहे शिक्षा के जो भी उद्देश्य हों उन उद्देश्यों को की पूर्ति करने में वर्तमान शिक्षा एकदम समर्थवान है। यहाँ पर शिक्षा में जैसे ही तकनीकी का इस्तेमाल किया जाने लगता है वैसे ही शिक्षा का व्यापक प्रचार प्रसार हो जाता है। अब शिक्षा द्वारा व्यक्तिपरक प्रत्ययों के स्थान पर वस्तुनिष्ठ प्रत्ययों का विकास हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इस वैज्ञानिक सोच से एक नई विधा का विकास हुआ है जिसे शैक्षिक तकनीकी कहते हैं। इस विधा के विकास में मुख्य भूमिका मनोविज्ञान, विज्ञान, तकनीकी और औद्योगिकी ने प्रदान किया है। शिक्षा और तकनीकी में एकीकरण जो है शैक्षिक तकनीकी के संदर्भ में देखते हैं कि एकीकरण से तात्पर्य दो या दो से अधिक वस्तुओं, क्रियाओं अथवा विचारों के समान तत्वों अथवा लक्ष्यों के आधार पर उन्हें संयुक्त संप्रत्यय के रूप में विकसित करने से है। शिक्षा का लक्ष्य है मनुष्य का विकास करना और तकनीकी का लक्ष्य है मनुष्य के विकास को गति देना। वर्तमान युग में इसलिए इन दोनों में एकीकरण किया गया है। इस एकीकरण से एक नए विषय अनुशासन डिसिप्लिन का विकास हुआ है जिसे शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ शैक्षिक तकनीकी का सामान्य कुछ बातें जो है निम्नवत हैं जिसे हम शैक्षिक तकनीकी के अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ एवं परिभाषा। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीनिंग एंड डिफिनीशन। सामान्यतः शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान, वैज्ञानिक विधि और वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रयोग को शैक्षिक तकनीकी कहते हैं और
कॉक्स ने शैक्षिक तकनीकों को इस प्रकार परिभाषित किया है। कॉक्स के अनुसार शैक्षिक तकनीकी मनुष्य की सीखने की दशाओं में वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रयोग है। और हेडिन के अनुसार जो है शैक्षिक तकनीकी शिक्षा सिद्धांत और व्यवहार की वह शाखा है जिसका संबंध मुख्यतः उन डिजाइनों और सूचनाओं से होता है जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। एक तीसरी परिभाषा देखते हैं जो कि लेथ ने दिया था। शिक्षण तथा प्रशिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अधिगम तथा अधिगम की परिस्थितियों से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी कहलाता है। अब हम शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति विशेषताएं एवं महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। भाई शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति विशेषताएं और महत्व को हम क्रमबद्ध तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। नंबर एक है शैक्षिक तकनीकी एक प्रयोगात्मक विज्ञान है। नंबर दो शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के सभी क्षेत्रों को वस्तुनिष्ठ व प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों का विकास करना, शिक्षण का वैज्ञानिक विश्लेषण करना, अनेक विधियों का विकास एवं शिक्षक का विस्तार करना, ज्ञान का संचय और प्रसार करना और व्यवहार मापने की विधियों का विकास करना। अब हम शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र एवं विषय सामग्री की चर्चा करेंगे। स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। प्रायः व्यक्ति किसी अनुशासन या विषय के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री को एक ही अर्थ में लेते हैं, परंतु इनमें थोड़ा अंतर प्रतीत होता है। अध्ययन क्षेत्र का तात्पर्य उस सीमा से होता है जहाँ तक किसी विषय का अध्ययन किया जाना चाहिए, और विषय सामग्री से तात्पर्य उस सीमा से होता है जहाँ तक किसी विषय में अध्ययन हो चुका है। विद्वानों ने शैक्षिक तकनीकी के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय सामग्री को निम्नलिखित भागों में बांटा है। नंबर एक सबसे पहला है शिक्षण तकनीकी। शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत शिक्षण के संप्रत्यय, शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण स्तर, शिक्षण व्यूहरचना, शिक्षण युक्तियों और शिक्षण प्रतिमानों का अध्ययन किया जाता है। नंबर दो अधिगम तकनीकी है। इसके अंतर्गत अधिगम के संप्रत्यय, अधिगम सिद्धांत एवं नियम, अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व, अधिगम के लिए उचित परिस्थितियों के निर्माण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर तीन है अनुदेशनात्मक तकनीकी। इसके अंतर्गत अनुदेशन के सिद्धांत व नियम, अभिक्रमित अनुदेशन, शिक्षण मशीन, शैक्षिक कंप्यूटर, समायोजन प्राविधियों, उभारक तथा अनुबोधक का अध्ययन किया जाता है। नंबर चार है पाठ्यक्रम तकनीकी। इसमें पाठ्यक्रम निर्माण एवं विकास के वैज्ञानिक सिद्धांत, नियमों तथा विश्लेषण की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर पाँच है व्यवहार तकनीकी। इसके अंतर्गत अध्यापक व्यवहार, छात्र व्यवहार, उसके मापन की विधियां, शिक्षक व्यवहार के प्रतिमान और शिक्षक व्यवहार में सुधार लाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर छः है प्रशासन तकनीकी। इसके अंतर्गत प्रशासन के सिद्धांत व नियम, शैक्षिक नियोजन के सिद्धांत, पद, व्यवहार प्रतिमान और शैक्षिक प्रशासकों एवं विद्यालय प्रबंधकों के व्यवहार मापन तथा उनमें सुधार करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। नंबर सात है अनुदेशनात्मक प्रारूप। अनुदेशनात्मक प्रारूप इसके अंतर्गत शिक्षण के इनपुट पक्ष को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण की विधियों, प्रक्रिया पक्ष के को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रतिपोषण यानी फीडबैक और स्वतः नियंत्रण की विधियां, और जो है जो आउटपुट होता है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए प्रणाली विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। आगे हम शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य एवं कार्य की चर्चा करेंगे। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना शैक्षिक तकनीकी का प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य पूर्ति के लिए वह उसे अपना स्वरूप प्रदान करती है और उचित दिशा देती है, जिससे कम समय में अधिक से अधिक अधिगम की प्राप्ति हो सके। इसके साथ ही साथ यह शिक्षा के सभी पक्षों को उचित स्वरूप देकर प्रभावशाली बनाने का प्रयास करती है। शिक्षा के पक्षों के अंतर्गत शैक्षिक प्रशासन, विद्यालय संगठन, कक्षा कक्ष व्यवस्था, अनुदेशन, शिक्षण प्रशिक्षण, शिक्षक विद्यार्थी व्यवहार और मूल्यांकन की प्रविधियां आदि को उचित स्वरूप प्रदान करती है। यह ज्ञान के संचय का कार्य, उसके विकास और प्रसार का भी कार्य करती है। ये सब शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य माने जाते हैं। शैक्षिक तकनीकी के इन उद्देश्यों एवं कार्यों के आधार पर हम इसको निम्नलिखित प्रकार से क्रमबद्ध कर सकते हैं। नंबर एक शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन के सिद्धांत एवं नियमों की खोज करना। नंबर दो शिक्षण लक्ष्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में अभिव्यक्त करना। नंबर तीन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उचित पाठ्यक्रम का निर्माण करना, उचित शिक्षण योजना का निर्माण करना, अनुदेशन, शिक्षण और प्रशिक्षण को उचित दिशा एवं गति प्रदान करना, शिक्षार्थियों की क्रियाओं को नियंत्रित करना और शिक्षकों की क्रियाओं को नियंत्रित करना, शिक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करना, ज्ञान का संचय एवं प्रसार करना, शिक्षक का विस्तार करना और शैक्षिक शोध एवं सुधार को बढ़ावा देना। शैक्षिक तकनीकी के विकास की चर्चा करते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। शैक्षिक तकनीकी का विकास प्रारंभिक प्रयास
1926 में सिडनी प्रेसी के द्वारा निर्मित एक मशीन को माना जाता है जिसका प्रयोग शिक्षण युक्ति के रूप में किया गया। सिडनी प्रेसी ने अमेरिका के ओहियो राज्य विश्वविद्यालय में शिक्षण मशीन का निर्माण करके उसे एक शिक्षण युक्ति के रूप में प्रयोग किया गया। यह मशीन जांच संबंधी कार्य हेतु तैयार की गई थी। इसके बाद तकनीकी विशेषज्ञ लुम्सडेन और ग्लेजर ने 1930-40 में शिक्षण में विशेष प्रकार की पुस्तकें जैसे कार्डबोर्ड आदि का प्रयोग करके शिक्षण के यंत्रीकरण का प्रयास किया। इन प्रयासों को हम शैक्षिक तकनीकी के प्रारंभिक प्रयास की श्रेणी में रख सकते हैं। कुछ विद्वान प्रेसी, लुम्सडेन और ग्लेजर को शैक्षिक तकनीकी का जनक मानते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्किनर ने 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में सीखने के 2 सिद्धांत दिए। नंबर 1 पुनर्बलन का सिद्धांत, नंबर 2 क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जिसे रीइंफोर्समेंट थ्योरी कहते हैं, और दूसरा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहते हैं। अपने इन सिद्धांतों के आधार पर 1954 में अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किया। उन्होंने इस विधि से अंकगणित पढ़ाने की एक मशीन का निर्माण किया। अधिकतर विद्वान स्किनर को ही शैक्षिक तकनीकी का जनक मानते हैं। कुछ इस प्रकार का कार्य इंग्लैंड के ब्रायन मोर ने किया था। ब्रायन मोर ने जो है शैक्षिक तकनीकी एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द को दिया था। इसके पश्चात औद्योगिक क्रांति हुई और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप शिक्षा में क्रांति का जो है एक दौर सा चल पड़ा और उसी दौर में जो है शिक्षा में तकनीकी का इस्तेमाल किया गया। 1960 के बाद अमेरिका और रूस की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप अन्य देशों में भी शिक्षा तकनीकी के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई और अनेक तकनीकियों का विकास हुआ। इस तकनीकी का प्रयोग उद्योग, वाणिज्य, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रारंभ हुआ। शैक्षिक तकनीकी के विकास में सर्वाधिक योगदान विज्ञान और तकनीकी का रहा है। विज्ञान ने जनसंचार के अत्यधिक प्रभावशाली साधन रेडियो, टेलीविज़न, टेप रिकॉर्ड, वीडियो, प्रोजेक्ट, कंप्यूटर और प्रणाली विश्लेषण आदि का आविष्कार किया। शिक्षा शास्त्रियों ने इन साधनों की शैक्षिक उपयोगिता को समझा और देखते ही देखते शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग संप्रेषण हेतु किया जाने लगा। यूँ तो माने तो जो कि छापने की मशीन थी, इस छापने की मशीन ने पुस्तक को जन्म दिया और पुस्तक दूर दूर तक पहुंचाने का कार्य भी किया गया। परंतु जनसंचार के इन आधुनिक साधनों की सहायता से संप्रेषण को बहुत सजीव और व्यापक बनाया जा सका है। विज्ञान और तकनीकी के सहयोग से विभिन्न प्रकार की शिक्षण मशीनों और कंप्यूटर द्वारा शिक्षा शैक्षिक तकनीकी के बढ़ते हुए कदम हैं। 1966 में अमेरिका में शैक्षिक तकनीकी की एक राष्ट्रीय परिषद NCERT का गठन किया गया। यह परिषद विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभाग और मनोविज्ञान विभागों में स्थापित हुई और इस प्रकार क्लोज सर्किट टेलीविजन, CCTV तथा अन्य दृश्य एवं श्रव्य तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग किया जाने लगा। भाषा प्रयोगशाला की स्थापना की गई। 1969 में वैज्ञानिकों के सतत प्रयास से खोज का तीव्र विकास नमस्कार हुआ, साथियों, जिसमें मैं चीनी, रामप्रताप कागज, शर्मा कपड़ा आदि आज विभिन्न प्रकार की शैक्षिक तकनीकों की तकनीकी खोज हुई। के इस अर्थ, औद्योगिक प्रकृति, क्रांति का प्रभाव क्षेत्र, शिक्षा के उद्देश्य क्षेत्र एवं पर पड़ा। विकास के विषय में फलस्वरूप एमिडोन, चर्चा फ्लैंडर्स करेंगे। और स्मिथ तो आदि सबसे शिक्षा पहले शास्त्रियों शिक्षा ने का सामान्य व्यवहार परिचय तकनीकी देखते के हैं। क्षेत्र में कार्य किया और शिक्षा शिक्षक के मानव विकास शाब्दिक, का मूल साधन अशाब्दिक और माना जाता है सांकेतिक कक्षा और व्यवहार को इसके मापने की द्वारा खोज की। मनुष्य की शिक्षक जन्मजात और शक्तियों छात्र का के व्यवहार विकास, में उसके अपेक्षित ज्ञान और परिवर्तन कौशल लाने में के लिए वृद्धि निरीक्षण एवं विधियों का व्यवहार में निर्माण किया। परिवर्तन आज तो किया शैक्षिक जाता है तकनीकी एक और बहुआयामी उसे अनुशासन के रूप में विकसित हो रही सभ्य, है। सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया अगर जाता हम है। भारत के संदर्भ में देखें तो प्रारंभ शिक्षा में